हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम शर्मा। माही ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोगों को सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से आप लोगों के यूजी और पीजी के एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। आपको काफ़ी गैप मिल गया है एग्ज़ाम में और अब आपके यूजीसी की बैठक के अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम जून में करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताने जा रही हूँ कि अभी जो आपको एग्ज़ाम में बीच में गैप काफ़ी मिला है, उस टाइम का आप यूज कीजिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जब आपकी एग्ज़ाम होंगी जून में, तो उस समय आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। आपके बचे हुए जो पेपर्स हैं वो कंटिन्यू होंगे। जैसे यूजी के भी जो पेपर्स बच गए हैं स्टूडेंट्स के, वो भी कंटिन्यू चलेंगे, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो भी देन उसी के थ्योरी पेपर के आफ्टर होंगे, कंटिन्यूटी में चलेंगे दोनों पेपर। इसके अलावा पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम में गैप है वो नहीं रहेगा। तो आप इस टाइम का यूज कीजिए, इस टाइम का अधिक से अधिक यूज़ करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। जैसे बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट की बात करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम 2020 यूनिट फर्स्ट में आपको सभी को पता है कि HSAB है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। हार्ड एज सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी जो है वो इस यूनिट से जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जैसे रीजनिंग में कि हार्ड एस है, सॉफ्ट एस है, सॉफ्ट एसिड है, हार्ड एसिड है, इस तरह से जो क्वेश्चन ये है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो क्यों करेंगे, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट से मिलकर हार्ड से मिलकर अगर कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है किस बेस पे, HSAB धारणा के बेस पे। तो इसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम इसमें बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है HSAB धारणा से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। इसकी जो भी इससे रिलेटेड धारणाएं दी गई थी, जो भी थ्योरम दी गई थी, उनके बारे में हमें बताना है। इसके यूज़ या इसके अनुप्रयोग किस में किए जाते हैं वो, और इसकी लिमिटेशन या सीमाएं क्या क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है HSAB सिद्धांत की व्याख्या पियर्सन के द्वारा कीजिए। पियर्सन एक साइंटिस्ट था जिसने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत की व्याख्या की थी। उसके सिद्धांत की व्याख्या कैसे की, उसने किस तरह से इसको यूज किया और उसका उपयोग क्या क्या है, किस किस क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, वो आपको देखना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका हार्ड सॉफ्ट एंड बॉर्डरलाइन एसिड। हार्ड और सॉफ्ट और बॉर्डरलाइन एसिड और बेस दोनों का क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, वो आपको देखना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट भी पूछ लिए जाते हैं। शॉर्ट नोट में जैसे पिटजर सिद्धांत या पिटजर थ्योरी होती है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी होती है, सहज जीवन होता है, सिम्बायोसिस, ये भी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से धारणाओं से संबंधित रिलेटेड सिद्धांत ही होते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग बेस हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यूनिट के, कि जैसे PD व PT जैसे उत्प्रेरक CO तथा फोस्जिन से विषाक्त क्यों हो जाते हैं, तो इसका हमें रीज़न बताना है। जैसे ये एक सेकंड बी क्वेश्चन है कि इसमें ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, तो ये अभिक्रिया पूर्ण क्यों होती है, इसमें सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड की रिएक्शन जब कराते हैं तो सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड बनता है। ये क्यों बनता है, इसमें सॉफ्ट हार्ड या सॉफ्ट क्या रिएक्शन हुई है, उसके बारे में आपको इसके लिए बताना है। क्वेश्चन इसमें शॉर्ट टाइप में रीजनिंग में देखते हैं हम। सी नंबर क्वेश्चन कि कोबाल्ट+2 आयन एक सीमांत अम्ल है, जबकि COCN5-3 ये कॉम्प्लेक्स, ये क्या है,
मृदु अम्ल है, सॉफ्ट एसिड है। ये ऐसा क्यों होता है? जबकि सिंगल फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होता है तो उस समय ये एक बॉर्डर लाइन एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो ये सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा क्यों होता है उसका हमें रीज़न बताना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, अम्लीय क्षार की कठोरता व मृदुता पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर एसिड और बेस की सॉफ्टता और हार्डनेस, जिसको हम कहें कि हार्डनेस कठोरता या मृदुता सॉफ्टनेस था, कैसे इफ़ेक्टिव होगी वो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे देखना है। इसके अलावा इस यूनिट में मैंने क्लास नोट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे रीजनिंग टाइप के, वो क्वेश्चंस आपको सारे देखने हैं, जिससे आपके इस यूनिट में से कोई भी क्वेश्चंस पेपर से में बाहर से नहीं जाएगा। आराम से इस क्वेश्चन से इस यूनिट से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये यूनिट अच्छे से कवर कर लेंगे और अच्छे मार्क्स से वो गेन कर सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट हमारी है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इस यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर साल पूछा जाता है, रिवीजन इसे हर साल रिवाइज होता रहता है। वो क्वेश्चन हमारा CFT और VBT से रिलेटेड होता है। CFT एज ए मेजर टॉपिक है इस यूनिट का। अगर आप CFT को अच्छे से कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन इस यूनिट के हमारे कवर हो जाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, CFT को ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें किस तरह से समझाया जा सकता है, किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और इस CFT की लिमिटेशन या सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो ये हमारा मेजर क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं कि CFT के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस जो है वो CFT की क्या क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो संकुलों के रंगों की व्याख्या, कलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, जब CFT के हम अनुप्रयोग की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो एक्वा के साथ में, टाइटेनियम का एक्वा के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है H2O वाटर के साथ, कि ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वॉयलेट कलर का होता है। ये वॉयलेट कलर का क्यों होता है, उसका रीज़न भी संकुलों के रंगों की व्याख्या के आधार पे, या हम कह सकते हैं CFT के अनुप्रयोग के आधार पे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी टाइप्स बता रखे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे लिमिटेशन ऑफ द CFT की सीमाएं क्या क्या है। इसके अलावा ये मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको बताया है कि टाइटेनियम का H2O वाटर के साथ में जो एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। कलर प्रॉपर्टी और अवशोषण स्पेक्ट्रम किस तरह से ये शो करता है। क्वेश्चन देखो, C नंबर का क्वेश्चन देखिए कि जो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको, दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, एक में कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ में, लिगेंड फ्लोराइड के साथ में अटैच, और दूसरे में अमोनिया के साथ में। एक कॉम्प्लेक्स अनुचुंबकीय, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय। ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीयता कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हमें CFT के आधार पे चुंबकीय गुण जो होते हैं उसके बेस पे आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस बेस पे हम इसको अच्छे से बता सकेंगे कि ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। क्वेश्चन नंबर D देखिए कि निकेल जो होता है वो CN के साथ में वर्गाकार समतलीय संकुल आयन बनाता है, क्यों बनाता है, ये हमें बताना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड का ही पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं आपको लेंदी क्वेश्चन के साथ साथ। तो शॉर्ट नोट में आपको बता दूं कि फर्स्ट शॉर्ट नोट में देखते हैं D कक्षकों का विभाजन। जब हम CFT पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें D कक्षक, एक लिगेंड और D कक्षक, दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे लिगेंड के बारे में ज़्यादा फोकस करती है CFT, बट ऑर्बिटल्स का जो व्यू है वो भी हमें पता होना चाहिए। D कक्षकों का विभाजन जो है ऑक्टाहाइड्रल में कैसे होता है, टेट्राहाइड्रल में कैसे होता है, जो स्पेलिटिंग होती है वो किस तरह से होती है, उसके लिए भी आपको शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है T2G और EG कक्षकों में विभाजन।
T2G और EG कक्षकों में विभाजन कैसे होता है, T2G कक्षक कौन कौन से होते हैं, EG कक्षक कौन कौन से होते हैं, T2G कक्षक में कौन कौन आते हैं, EG में कौन कौन आते हैं, इस तरह से आपको दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, CFT के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की गणना। CFT के आधार पर हमें चुंबकीय आघूर्ण डाइपोल मोमेंट जो होता है उसके बारे में बताना है। कोई भी 2 एग्जाम्पल देखिए आप डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करके CFT के बेस पे बता दीजिए। इसके बाद 4th एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की डेफिनेशन और उसमें स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी जो मैंने आपको बनवाई थी लिगेंड के ऑर्डर के बेस पे, वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए 5th इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, CFT और BBT में डिफरेंस। CFT और BBT में डिफरेंस कैसे होता है, CFT किस पे बेस है, BBT किस पे बेस है, CFT में हम किस पे फोकस करते हैं, BBT में हम किस पे फोकस करते हैं ज़्यादा, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा BBT की लिमिटेशंस जो आपको इनिशियली यूनिट स्टार्ट करने से पहले बताई थी कि BBT में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, जिससे हमें CFT जो है उसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 2 का ही 4th क्वेश्चन। CFT में हमें एक संकुल जो होते हैं कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक, उनमें CFSE क्या होती है उसके बारे में देखना है। तो देखो संकुल यौगिकों की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये संकुल यौगिकों में किस तरह से हमें समझानी है और इस ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपका एक मेजर क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण वाले संकुल बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है, हमेशा 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 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, चाहे कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हो चाहे वीक लिगेंड प्रेजेंट हो। ऐसा क्यों होता है इसका आपको रीज़न बताना है। ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 2nd है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है, जबकि हमने कहा कि टेट्राहेड्रल में केवल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में हाई स्पिन के साथ साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो इसका आपको रीज़न बताना है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 3 इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में है ये अपनी यूनिट। तो इसके बाद देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संक्रमण धातु संकुल कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण दर्शाते हैं, इनकी ऊर्जा और स्थायित्व का क्या क्रम होता है। संक्रमण धातु संकुलों में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो आपको सिग्मा टू सिग्मा, पाई टू पाई, सिग्मा टू पाई, एन टू सिग्मा स्टार, ये जो ट्रांजिशंस है उस पर बेस मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 2nd क्वेश्चन जो मेजर क्वेश्चन है, ऑर्गल आरेख क्या होते हैं, इसको समझाते हुए D1 व D9 विन्यासों के लिए अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय क्षेत्र में ऑर्गल आरेख बनाकर समझाइए। ऑर्गल आरेख के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करना कि ऑर्गल आरेख क्या है जनरल, उसको बाद में हमें D1 और D9 का ऑर्गल आरेख अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अष्टफलकीय में बताए तो केवल आपको अष्टफलकीय में ही D1 और D9 का विन्यास बताना है, और अगर दोनों का साथ में पूछा जाए कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय में कैसे होता है तो एक ही ऑर्गल डायग्राम में आप दोनों तरफ, एक तरफ ऑक्टाहेड्रल और दूसरी तरफ टेट्राहेड्रल करके उस आरेख को बना सकते हैं। और इसके बाद 3rd क्वेश्चन है, पद प्रतीक क्या होते हैं। पद प्रतीक टर्म सिंबल हमें देखने के लिए क्या होते हैं, शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। टर्म सिंबल की डेफिनेशन तो कम पूछी जाती है, पर इससे किसी के भी आपको टर्म सिंबल निकलवाने पूछ लेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा P1 का, P1 से लेके P6 तक, D1 से लेकर D10 तक, कि इनमें से किसी का भी यानी 2, 3, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, तो पद प्रतीक बताइए। तो जब तक आपको पद प्रतीक या टर्म सिंबल के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप लोग पद प्रतीक नहीं बता सकते, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा।
उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, डीडी संक्रमण या आवेश स्थानांतरण संक्रमण में अंतर क्या होता है। एक डीडी संक्रमण होता है और एक होता है आवेश स्थानांतरण संक्रमण, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। डीडी संक्रमण के लिए कुछ सिलेक्शन रूल्स बताए थे मैंने आपको, चयन नियम बताए थे। 2 तरह के चयन नियम थे, एक स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा लेपार्ड सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउडेड फॉरबिडन, लेपार्ड सिलेक्शन रूल भी अलाउडेड फॉरबिडन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कपलिंग। कपलिंग क्या है, व्हाट इज़ द कपलिंग, और कपलिंग के टाइप्स। 2 प्रकार की कपलिंग होती है, जे कपलिंग और आरएस कपलिंग। ये कपलिंग जो है ये हमारा ट्रम सिंबल का ही पार्ट मानते हैं हम इसको। ट्रम सिंबल जब हम पढ़ते हैं पूरा तो ये कपलिंग भी उसी में ही आ जाती है। आप लोग अच्छे से ट्रम सिंबल देखेंगे तो कपलिंग वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, आवेश स्थानांतरण संक्रमण को समझाते हुए अनेक प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इनके प्रकार की, इनके आवेश स्थानांतरण संक्रमण को समझाते हुए इनके प्रकार कौन कौन से हैं। आवेश स्थानांतरण जो 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, इसके प्रकार कौन कौन से, टाइप्स कौन कौन से आपको वो देखने हैं। जैसे 2 टाइप्स होते हैं 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होता है CTS, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है LMCT और एक होता है MLCT। ये आपका मेजर क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपकी यूनिट 3 जो है वो आराम से कवर हो जाएगी। आप अच्छे से करेंगे, जैसा मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे क्लास नोट्स जो है उनको आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपका ये 3rd यूनिट का पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 जो है अपनी वो कार्बधात्विक यौगिकों से रिलेटेड यूनिट है, और कार्बधात्विक यौगिकों में भी थोड़ी लेंदी है ये यूनिट, तो इसमें से मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। इनको आप पढ़ेंगे तो आराम से आपकी कवर हो जाएगी ये यूनिट। जैसे क्वेश्चन 1 की बात करते हैं हम, टिन के कार्बधात्विक यौगिकों के बनाने की विधि, उनके प्रॉपर्टी या गुण तथा रसायन विज्ञान में उनका क्या महत्व है, ये मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो आपका शॉर्ट नोट पे आएगा और एक क्वेश्चन आपका इससे मेजर आएगा। मेजर में आपको कोई भी धातु के कार्बधातु यौगिक बनाने की विधि पूछ सकता है, उसके गुण पूछ सकता है और उनका रसायन में क्या क्या यूजेस है, उनका क्या महत्व है, उनके बारे में पूछ सकता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है अपना लिथियम के कार्बधातुक यौगिक। लिथियम के कार्बधातुक यौगिक कौन कौन से होते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यौगिक बनाने की विधि, उनके गुण, और ये लिथियम जो है कि स्ट्रक्चर, ये फॉर्म जो दे रखा है ये कंपाउंड, इसकी संरचना की व्याख्या कीजिए। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह से ये संरचना बनाता है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा एल्किल लिथियम यौगिक को सुपर गिरनार अभिकर्मक क्यों कहा जाता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लिथियम का जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसके साथ ऐड होकर भी आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट नोट जो हैं। शॉर्ट नोट में हम इस यूनिट से हमारे पास काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, क्योंकि दिस यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत मेजर यूनिट है, तो आराम से इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट शॉर्ट नोट में हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट होता है जीजे साल्ट, जिसको हम जायसे सॉल्ट भी कहते हैं। इससे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है जिंगलर नाटा उत्प्रेरक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंगलर नाटा विल्किंसन उत्प्रेरक के द्वारा एथीन के समांगी हाइड्रोजनीकरण की व्याख्या। ये तीनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओलिफेनिक कार्बधातु यौगिकों को उनके गुण तथा अभिक्रिया संरचना सही समझाइए। ओलिफेनिक कार्बधातु यौगिक क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है और उनकी संरचनाएं क्या क्या हो सकती है, कुछ सेलेक्टिव संरचनाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो एक पार्ट है यूनिट का वो तो आपका कार्बधात्विक यौगिकों से रिलेटेड है और दूसरा आपका पार्ट है धातु कार्बोनाइल। तो एक क्वेश्चन आपका ऊपर वाले पार्ट से आएगा और एक क्वेश्चन आपका धातु कार्बोनाइल से आएगा, जिसको दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे से आते हैं। कई बार होता है कि एक क्वेश्चन जो होता है उसके साथ में नीचे वाले से भी मिल के आ जाता है, एक छोटा क्वेश्चन या शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को ये नहीं है कि हम इसको चॉइस में छोड़ दें, हमें कुछ चीज़ें जो इजी हैं वो चीज़ें जो हर साल पूछी जाती हैं, जो सेलेक्टिव है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको
देखनी है। इसमें जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, इनकी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल केंद्र युक्त यौगिकों में व्याख्या कीजिए। धातु कार्बोनिल की डेफिनेशन और मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स जिनकी में केवल एक ही मेटल प्रेजेंट होता है उनमें व्याख्या करनी है। कार्बोनिल यौगिकों के केवल संक्रमण धातुओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो संक्रमण धातु ही बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है उसका आपको रीज़न बताना है। इसके बाद अब शॉर्ट नोट की बात करते हैं। शॉर्ट नोट में EAN जो है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, रिवीजन होता रहता है, हर बार इस क्वेश्चन का रिवाइज होता रहता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स क्या होता है वो आपको देखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इन कॉम्प्लेक्स में आपको व्याख्या करनी है कि ये MCO बंध की प्रकृति कैसी है। आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें जो मेटल और कार्बोनाइल बंध की व्याख्या पूछ रहा है कि मेटल और कार्बोनाइल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा बनेगा। उसके बाद है सैंडविच यौगिक। सैंडविच यौगिक हम जानते हैं, फेरोसिन जो होता है सैंडविच यौगिक होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे बनते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिकों की व्याख्या कीजिए। शॉर्ट नोट पूछा जाता है, हर बार रिवाइज होता है ये क्वेश्चन, तो हमें देखना है, जिसको हम बनाना बॉन्डिंग भी कहते हैं। उसके बाद है मिथाइल लिथियम की निम्न से अभिक्रिया बताइए। मिथाइल लिथियम, लिथियम अगर हम ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि लिथियम के कार्ब धातु यौगिक बनाने की विधि गुण ये वगैरह, तो हम अगर इस मेजर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये मेजर क्वेश्चन में आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, क्योंकि लिथियम जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है लिथियम की, उसमें हमारी मिथाइल लिथियम की अभिक्रिया हैं वो आ जाएंगी। जैसे SO2 के साथ में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ड्राई आइस के साथ में, और CS2 के साथ में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। इस तरह से आपकी इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस हैं वो आप कवर कर सकते हो, अच्छे से आपकी ये यूनिट हो जाएगी। अगर जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप इनको तैयार करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके बाद है हम यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में आपको बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ना है। यूनिट 5 जो है उसमें हमारे पास एक बायो का पार्ट था, एक यूनिट 5 का जो एक पार्ट है वो बायो का था, उस बायो वाले से एक क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, तो आप लोग उस वाले पार्ट को कर लीजिएगा, तो उसमें हमारा इजी भी रहेगा और आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। जैसे हमने बता रखा है कि इसमें एक तो सोडियम पोटेशियम पंप की भूमिका क्या होती है वो आपको देखनी है, मेटल पोरफायरिंग क्या होती है, धातु पोरफायरिंग कैसे बनती है, कैल्शियम आयनों की जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है कैल्शियम आयंस की, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन बंध वक्र और उसके कार्य क्या क्या हैं, कैसे इसका वो जो हम ग्राफ बनवाया था मैंने आपको सिग्मोइड टाइप का, वो ग्राफ कैसे बनता है, ऑक्सीजन वक्र कैसे बनता है, वो आपको देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 5 में ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन जैसे स्त्रीकरण जिसको हम कहते हैं यौगिकीकरण, जैविक नाइट्रोजनीकरण फिक्सेशन जो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उस पे आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको। जैविक तंत्र में आवश्यक तत्वों की भूमिका, आवश्यक तत्व जो नेसेसरी होते हैं हमें एलिमेंट्स, उनकी क्या क्या भूमिका है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये जो है हमें जो नीड होते हैं उनकी क्या क्या भूमिका है, उनको नहीं लेने से हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, वो सब चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद है क्लोरोफिल की संरचना, क्लोरोफिल ए और बी में अंतर और उसके कार्य। क्लोरोफिल जो प्लांट लीफ में प्रेजेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें क्या पोरफिरिंग प्रेजेंट होती है, कितनी होती है, बीच में मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है, कौन सी चेन है वो एक्स्ट्रा ऐड होती है। इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव वाला होता है और कौन कम इफ़ेक्टिव होता है। ऐसे ही हम अगर कंपैरिजन करें तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों का जैविक महत्व है वो भी आप देख लीजिएगा। आपकी इस यूनिट 5 से आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो आराम से आप एक टॉपिक से ही आपका जो एक यूनिट का पार्ट है पासिंग मार्क्स का जो है वो अच्छे से गेन कर सकते हैं।
इस तरह से आपकी पाँचों यूनिट से आप अच्छे से क्वेश्चन मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो मेरे अकॉर्डिंग बताए हुए सारे क्वेश्चंस हैं वो आप रीड करेंगे और मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें, स्टॉप नहीं करें और कोविड-19 से